अस्वीकरण नोट। यह कहानी तमिलनाडु में घटी वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। यह घटना मुझसे व्यक्तिगत तौर पर जुड़ी हुई है। जब यह हुआ, मैं चौथी कक्षा में था। यह एकमात्र मामला था जिसमें मैं अपने करीबी दोस्त नवीन, वह मेरे लिए बड़े भाई की तरह था, के साथ अपराध स्थल पर था। मैं इस मामले को नहीं भूल सकता। इस कहानी का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि मारे गए पीड़ितों की दुखद कहानी बताना है। यह कहानी ऋतिक और मस्किन को समर्पित है। डिस्क्लेमर: उस वक्त पूरे तमिलनाडु में इस केस की चर्चा थी। हर चाय की दुकान और हर घर में यही बातचीत चल रही थी। दरअसल उसके बाद ही एक नया कानून लागू हुआ कि ब्लैक सन फिल्म को पूरी तरह छिपाया नहीं जा सकता। पिछले कुछ दिनों से हम टेढ़ी मेढ़ी कहानियां देख रहे हैं, लेकिन इस कहानी में कोई मोड़ नहीं है। लेकिन हर घटना हमारा खून खौला देगी और दिल दहला देगी। यह हमें सोचने पर मजबूर कर देगा कि ऐसा किसी और घर में नहीं होना चाहिए। बच्चों को क्यों मारा गया? उन्हें किसने मारा? उन्होंने उन्हें कैसे प्रताड़ित किया और मार डाला? और उन अपराधियों को क्या सजा दी गई? आइए देखते हैं उस मामले के बारे में जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। 29 अक्टूबर 2010। तमिलनाडु में, जो भारत का सबसे शांतिपूर्ण राज्य है, और कोयम्बटूर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, जो अपनी खूबसूरत जलवायु और कोंगो तमिल के लिए प्रसिद्ध था, वह दिन था जिसने न केवल कोयम्बटूर के लोगों को बल्कि अन्य लोगों को भी चौंका दिया। संपूर्ण राष्ट्र। कोयम्बटूर में रंगाई गौंडर स्ट्रीट पर रंजीत कुमार जैन अपनी पत्नी संगीता जैन के साथ रहते थे, और वह एक व्यापारी थे जिनकी एक कपड़ा दुकान थी। उनकी 10 साल की बेटी मस्किन जैन और 8 साल का बेटा ऋतिक जैन था। दोनों गांधीपुरम के एक निजी स्कूल में पढ़ते थे। जब उनका जीवन हर दिन की तरह सामान्य और खुशहाल चल रहा था, 29 अक्टूबर 2019 का दिन कोयम्बटूर में हमेशा की तरह व्यस्त था। रंजीत कुमार व्यवसाय के सिलसिले में शहर से बाहर गए थे और उनके दोनों बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। समय सुबह के ठीक 7:50 बजे थे। ऋतिक और मस्किन ने अपना स्कूल बैग और लंच बैग लिया और स्कूल के लिए तैयार हो गए। चूंकि उनका घर गली के अंदर था, इसलिए उन्हें सुरक्षित भेजने के लिए संगीता जैन और उनकी मां उन्हें मुख्य सड़क पर ले आईं और टैक्सी का इंतजार करने लगी। आमतौर पर बच्चे सूर्या कैब्स कॉल टैक्सी में स्कूल जाते हैं, लेकिन उस दिन बच्चों को लेने एक ओमनी वैन आई। यह टैक्सी कंपनी की वैन नहीं थी। उस कॉल टैक्सी कंपनी में, जहां वे आमतौर पर यात्रा करते थे, मोहन राज, जो उस कंपनी में ड्राइवर था, ओमनी वैन चलाता था। चूंकि मोहन राज बच्चों को कई बार स्कूल ले जाता था, इसलिए संगीता को कुछ भी शक नहीं हुआ। स्कूल जाने की उत्सुकता में दोनों बच्चे वैन में कूद पड़े, लेकिन वैन स्कूल न जाकर कोयम्बटूर पोलाची रोड पर तेजी से चलने लगी। मासूम मस्किन ने पूछा, अंकल, आप इस तरफ क्यों जा रहे हैं? हमें स्कूल जाना चाहिए। आज छुट्टी है माँ, इसलिए हम घूमने जा रहे हैं, मोहन राज ने कहा। जब बच्चे घर जाने के लिए रो रहे थे तब भी मोहन ने उनकी बात नहीं सुनी। जब दोनों बच्चे रोते हुए वैन में जा रहे थे तो अगले 45 मिनट में वैन पोलाची गई और फिर वालपराई रोड की ओर जाने लगी। उसी समय रंगाई गौंडर स्ट्रीट में वह टैक्सी जो आमतौर पर बच्चे लेते हैं, वहां आई। चूंकि बच्चे वहां नहीं थे, इसलिए ड्राइवर ने तुरंत रंजीत कुमार को फोन किया और उसे पता चला कि बच्चे दूसरी वैन में चले गए हैं। तुरंत माता पिता ने स्कूल को फोन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि बच्चे स्कूल नहीं आए। अब सभी घबरा गए और उन्होंने ओमनी वैन की जांच की, लेकिन किसी को इसकी जानकारी नहीं हुई। उन्होंने बिना देर किए सुबह 10:45 बजे पुलिस को कॉल कर दी। इसकी सूचना नगर पुलिस सह खुफिया टीम ने कमिश्नर बाबू को दी। उन्होंने शहर पुलिस को बच्चों को ढूंढने के लिए चेकपोस्ट लगाकर हर वाहन की जांच करने का आदेश दिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है।
चूंकि वे अपहरण करने वाली वैन की तलाश कर रहे थे, वैन पोलाचीवाल पराई रोड पर अंगलाकुरिची में थी। मोहन ने वहां एक घर के सामने वैन रोकी और एक बूढ़ी औरत से पूछा, दादी, क्या मनोहरन घर में है? बुढ़िया ने कहा, वह घर पर नहीं है पिताजी। अब मोहन वैन लेकर दूसरी जगह रुका। उन्होंने मनोहरन को बुलाया और उन्हें वहां बुलाया। जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने वैन को ऐसी जगह रोका जहां कोई मानव यातायात नहीं था। उनकी योजना 10 वर्षीय मस्किन से उनके पिता का नंबर प्राप्त करने और उन्हें पैसे के लिए धमकी देने की है। मोहन राज अपनी कॉल टैक्सी लोन पर चला रहा था, लेकिन पर्याप्त आय नहीं थी और वह ईएमआई का भुगतान नहीं कर सके। दिवाली के दौरान वह ईएमआई का भुगतान नहीं कर सके और उनके पास खर्चों के लिए पैसे नहीं थे। उसने बच्चों का अपहरण करने, उनके माता पिता से पैसे लेने और घर बसाने की योजना बनाई। जब सूर्या कैब उपलब्ध नहीं थी तो वह ऋतिक और मस्किन को स्कूल ले गया और मोहन जानता है कि उनका परिवार अमीर है। उसने योजना बनाई कि उस कैब के आने से पहले अगर वह वहां गया तो आसानी से उनका अपहरण कर सकता था। अब मोहन ने बच्चों का अपहरण कर लिया और मदद के लिए अपने दोस्त मनोहरन से जुड़ गया। जब यह हो रहा था, पुलिस को पता चला कि उन्होंने पैसे के लिए उनका अपहरण कर लिया है और उन्होंने किड्स हाउस लैंडलाइन पर कॉलर आईडी लगा दी ताकि वे बातचीत कर सकें। लेकिन उन्हें कोई फोन कॉल नहीं आया, जैसा कि उन्हें उम्मीद थी। अब अचानक मोहन राज ने पैसा पाने के लिए योजना बदल दी। उसे डर था कि अगर उसने पैसे मांगे तो वह पुलिस द्वारा पकड़ा जा सकता है। उन्हें डर था कि कहीं वे अपहरण के मामले में न फंस जाएं। घबराहट में मोहन राज ने ऐसा मूर्खतापूर्ण, भयानक, बदसूरत और बेशर्म काम किया। उसने और उसके दोस्त मनोहरन ने एक भयानक काम करने का फैसला किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने बिना किसी दया के उस 10 साल की लड़की के साथ बलात्कार करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने ऋतिक और मस्किन को रस्सी से बांध दिया और ऋतिक को वैन की पिछली सीट पर धकेल दिया। मोहन और मनोहर ने यह सोचे बिना कि वह बच्चा है, उसे पीटा और लात मारी। चूंकि वैन में काली सन फिल्म लगी हुई थी, इसलिए उस वैन में क्या हो रहा था वह बाहर दिखाई नहीं दे रहा था। यदि काली सफेद सन फिल्म वैन में न फंसी होती तो शायद किसी ने उन्हें बचा लिया होता। अब उस वैन के अंदर क्या हो रहा था ये कोई नहीं जानता, लेकिन वहां मौजूद बच्चे बहुत डरे हुए थे और उन्होंने लोगों को इधर उधर जाते देखा और वे चाहते थे कि कोई आए और उन्हें बचाए। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल भारी हो जाता है। फिर सोचे कि उस दौरान बच्चे कैसा महसूस करेंगे। वैन के अंदर बच्चों की चीख पुकार किसी ने नहीं सुनी। चूंकि वैन के अंदर आवाज तेज थी, मोहन और मनोहरन ने मस्किन के साथ बलात्कार करने की योजना छोड़ दी और एक और भयानक योजना के बारे में सोचा। बच्चे डरे हुए थे और नहीं जानते थे कि क्यों और क्या हो रहा है। अब मोहन और मनोहरन ने दोनों बच्चों को मारने की योजना बनाई। मनोहरन ने कहा, अगर हमने उन्हें छोड़ दिया तो हम पुलिस द्वारा पकड़े जा सकते हैं। उन्होंने बच्चों के सिर को पॉलिथीन कवर से ढक दिया और उनका दम घोंट दिया। लेकिन बच्चों के संघर्ष से उनकी योजना विफल हो गई। यह अनाइमलाइपझानी रोड पर हो रहा था। चूंकि अपहरण काफी समय पहले हुआ था, मनोहरन को डर था कि पुलिस उन्हें ढूंढ सकती है। मोहन ने फिर से एक और हत्या की योजना बनाई। उन्होंने बच्चों को पहाड़ से धक्का देकर मारने की योजना बनाई। चूंकि गाड़ी का आना जाना लगा रहता था, इसलिए वह योजना भी काम नहीं आई। अब उडुमलाईपेटी के पास अनाइमलाइपझानी रोड पर वे दीपालपट्टी गए। इससे पहले उन्होंने वैन रुकवाई और बच्चों को दूध में गोबर का पाउडर मिलाकर पिला दिया। लेकिन बच्चों ने मना कर दिया और इसके लिए जोर दिया और तीसरी योजना भी विफल हो गई। समय सुबह के ठीक 10 बजे हैं और उनमें पुलिस का डर बढ़ गया। अब दीपालपट्टी में पीएपी कंटूर नहर नामक एक बड़ी नहर है। मोहन गांव के अंदर गया और नहर के पास अपनी वैन रोक दी। मनोहर ने ऋतिक और मस्किन के बीच की गांठें खोल दी।
उन्होंने कहा, अगर तुम खाओगे तो हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। लेकिन बच्चों ने फिर मना कर दिया। इसलिए दोनों ने उन्हें 1 या 2 चपाती खाने के लिए मजबूर किया। उसके बाद मोहन और मनोहरन ने 10 वर्षीय मस्किन को पीटा और लात मारी। भाई, कृपया मुझे छोड़ दो, कुछ मत करो, कृपया, मस्किन ने दोनों से उसे छोड़ने की विनती की। हालांकि बिना किसी दया के मोहन ने बच्ची की वर्दी उतार दी और उसके साथ बलात्कार किया। उसके साथ बलात्कार करने के बाद मनोहरन ने मस्किन के लिए अपनी इच्छा भी पूरी की। अब मोहन ने मस्किन और ऋतिक को उठकर नहर में हाथ धोने की धमकी दी। बच्चे डर गए और कंटूर नहर, जहां नहाते समय कई वयस्कों की मृत्यु हो गई, के पास बैठ गए, जो बहते पानी से भरी हुई थी, और यह जाने बिना कि पूरी दुनिया ने उन्हें धोया है, बहते पानी में अपने हाथ धो दिए। इसी बीच मोहन ने बच्चों को नहर में धक्का दे दिया। उसे नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। अब मनोहरन ने बच्चों को पानी में संघर्ष करते देखा और उनकी मौत की पुष्टि की। जब दोनों जा रहे थे तो उन्होंने बच्चे का स्कूल बैग वहीं फेंक दिया। उस स्कूल बैग की वजह से ये सच सामने आया। वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने उन थैलों को देखा तो सोचा कि यहाँ नहाने आए स्कूली बच्चे गलती से गिर गए हैं और पुलिस को सूचना दे दी। चूंकि उन्हें लापता बच्चों के बारे में पता नहीं था। वहीं जब ये सब सुबह 11:30 बजे हो रहा था तो पुलिस ने ये सब जाने बिना ही शाम होने से पहले बच्चों को ढूंढने की सोची। पुलिस ने टैक्सी कंपनी से सभी ड्राइवरों के फोन नंबर लिए और सभी को बुलाया। मोहन राज को छोड़कर सभी ने कॉल अटेंड की। मोहन का फोन बंद था। अब पुलिस को बच्चे का बैग पीएपी कंटूर नहर के पास पड़े होने की सूचना मिली। यह जानकारी जानकर पुलिस परेशान हो गई और उन्हें संदेह हुआ कि मोहन ने बच्चों को नहर में धकेलकर मार डाला होगा। अब पुलिस ने दीपालपट्टी में बच्चे के शव की तलाश की। काफी देर तक तलाश करने के बाद पुलिस को 10 साल के मस्किन का शव तो मिल गया, लेकिन ऋतिक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इस बीच कमिश्नर बाबू ने सोचा कि उन्होंने मस्किन को मार डाला और ऋतिक को जीवित रखा, और उन्होंने गंभीरता से हत्यारों की तलाश शुरू कर दी। शाम 5 बजे पुलिस की नजर मोहन राज के फोन सिग्नल पर पड़ी और उन्होंने तुरंत नंबर को ट्रेस करना शुरू कर दिया। उसका ठिकाना उदुमलाईपेटी के ढाली के पास था। कुछ देर तलाश करने के बाद उसकी निशानदेही पर पुलिस ने उसे ढूंढ लिया। मोहन ने यह भी स्वीकार कर लिया कि उसने बच्चों को नहर में धक्का देकर मार डाला। अगले दिन थिरुमूर्ति बांध में ऋतिक का शव मिला और उसी दिन मनोहरन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अपने दोनों बच्चों को खोने वाले माता पिता के दर्द को बयां करने के लिए शब्द नहीं है। जब कमिश्नर बाबू ने कहा, भले ही बच्चे सुबह 7:55 बजे लापता हो गए, हमें सूचना 10:45 बजे ही मिल गई। उस समय वैन पोलाची से आगे और निगरानी क्षेत्र से बाहर चली गई थी। अगर हमें पता होता पहले की जानकारी के अनुसार, हमें बच्चों को जीवित खोजने में कुछ समय मिल सकता था। इस घटना के कारण हम भी दुखी हैं। यह घटना पूरे तमिलनाडु में फैल गई और हड़कंप मच गया। अब बहुत सारे लोग मनोहरन और मोहन राज के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। जनता, नेताओं और अभिनेताओं की ओर से आवाजें आने लगी। उस समय उदुमलापेट में आदित्य की दादी सुंदरम्मल, जो अपना इलाज करा रही थी, ने उन्हें और उनके करीबी दोस्त नवीन को बहुत सख्त बयान दिया। उन्होंने क्रूर दोहरे हत्याकांड की निंदा की। सुंदरमल ने कहा, कानून को इस तरह बदला जाना चाहिए कि उन्हें मौत की सजा दी जाए। इसके बाद आदित्य और नवीन दीपालपट्टी में अपराध स्थल पर गए। अब जनता, नेता, अभिनेता और अन्य सभी को सरकार से प्रार्थना हुई कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दरअसल सरकार पर हर तरफ से दबाव पड़ा। इस बीच बाबू ने मोहन राज और मनोहरन को अदालत में पेश करने के बाद हिरासत में ले लिया और उनसे अलग अलग जांच शुरू कर दी। इसके बाद ये दिखाने के लिए कि उन्होंने हत्या कैसे की, पुलिस उन्हें अलग अलग कारों में ले गई।
कमिश्नर ने गुप्त रूप से अपनी पुलिस टीम के साथ सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच चट्टीपालयम कोयम्बटूर रोड के डंप यार्ड इलाके में दोनों के एनकाउंटर की योजना बनाई और एनकाउंटर से पहले पूरी सड़क को ब्लॉक कर दिया गया था। मस्किन की मौत के तरीके को याद करते हुए बाबू इंस्पेक्टर दुरई की ओर मुड़े और उनसे मोहन के सिर में गोली मारने के लिए कहा। इंस्पेक्टर ने सही इशारा करते हुए आरोपी को ढेर कर दिया। बाद में कमिश्नर बाबू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोहन पुलिस की बंदूक से भागते भागते थक गया। उसने पुलिस पर हमला किया और धमकी दी। इसके अलावा उसने हमें वाहन को केरल की ओर मोड़ने के लिए कहा। जब हमने उसे पकड़ने की कोशिश की तो मोहन ने गोली मारने की कोशिश की पुलिस, और इसलिए हमने उसका सामना किया। यह खबर सामने आने के बाद सुंदरमल, आदित्य और नवीन ने पोलाची में जनता के साथ पटाखों के साथ इसे मनाना शुरू कर दिया। कमिश्नर के पास ढेरों शुभकामनाएं आईं। अब जनता ने मनोहरमन का भी एनकाउंटर करने की गुहार लगाई है, लेकिन उसे इस मुठभेड़ के बारे में बहुत समय तक पता नहीं चला और जब पता चला तो वह सभी से डर गया। मनोहरन को डर था कि वह भी ऐसे ही मर जाएगा। उसकी जान को लेकर जो डर था वह 2 बच्चों की हत्या करते वक्त नहीं था। 45 दिनों में जांच को गति देने वाले बाबू ने 400 अपराध रिपोर्ट दर्ज की। मामला महिला हाई कोर्ट में चला और 126 गवाहों से पूछताछ की गई। 85 दस्तावेजों की जांच की गई और 2012 में फैसला सुनाया गया। अदालत ने कहा, मोहन राज और मनोहरन को बिना किसी संदेह के दोषी पाया जाता है। जघन्य अपराध करने के लिए मनोहरन को 3 आजीवन कारावास और 2 मौत की सजा दी गई। यह सुनकर कोयम्बटूर के लोग फिर से पटाखों के साथ जश्न मनाने लगे। मनोहरन ने उच्च न्यायालय में अपील की, लेकिन अदालत ने उन्हें वही सजा दी। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन कोर्ट ने वही सजा दी और वह दिन भी आ गया। हालांकि बच्चे फिर से जीवित नहीं होंगे, लेकिन उनकी मौत की सजा से बच्चों के परिवार को थोड़ी राहत मिली। जब मौत की सजा पूरी होने में सिर्फ 3 दिन बचे थे तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से इसे रोकने का आदेश जारी कर दिया गया। पिछली बार मनोहरन के पक्ष में दी गई पुनरीक्षण याचिका को पढ़ने के लिए यह आदेश दिया, लेकिन संशोधन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह गलती माफ करने लायक नहीं है। इसके बाद बच्चों के खिलाफ कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस केस को खत्म करने की उम्मीद में 2019 में उन्होंने मनोहरन को मौत की सजा दे दी। अभी तारीख तय नहीं हुई थी और वो अभी भी जेल में जिंदा थे। 2 साल बाद ऋतिक और मस्किन की मां संगीता अपने बच्चों के नुकसान को सहन करने में असमर्थ होकर आत्महत्या कर लेती है। उसकी मौत से बुरी तरह प्रभावित होकर रंजीत कुमार पागल हो जाता है और उसके परिवार वाले उसकी देखभाल करते हैं। इसके अलावा नवीन इस बात से नाराज हो गए कि मनोहरन को मौत की सजा नहीं मिली और तमिलनाडु में उसके बाद हुए अत्याचारों और अपराधों ने उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित किया। नवीन की वर्तमान स्थिति और उसके बाद सुंदरमल की मृत्यु के कारण आदित्य ने भारतीय राजनीति में बदलाव के साथ साथ भारतीय कानून में सुधार लाने का दृढ़ निर्णय लिया। ऋतिक और मस्किन की फोटो को देखते हुए आदित्य ने कहा, मैं आपकी मौत से बहुत प्रभावित हुआ था। मैं वास्तव में गुस्से में था। मैं उस उम्र में कानून अपने हाथ में लेकर उन दोषियों का एनकाउंटर करने के लिए तैयार था, लेकिन आखिरकार मैंने अपना रुख बदल लिया, अपने परिवार की खातिर। यदि नवीन प्रभावित नहीं हुआ होता और मेरी दादी की मृत्यु नहीं हुई होती तो मैं स्वार्थी बना रहता। मुझे एहसास हुआ कि स्वार्थी सिद्धांतों पर बनी महिमा शर्म और अपराध है। उपसंहार। तो पाठकों, आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि मनोहरन को मौत की सजा के बजाय मोहन राज के समान ही सजा मिलनी चाहिए, या क्या आपको लगता है कि यह मौत की सजा काफी है? आप इस समाज में किन बदलावों से बचना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट करना न भूलें। ऐसे व्यक्ति से सुरक्षित रहने के लिए इस कहानी को सभी माता पिता के साथ साझा करके सावधान रहें।